गुड इवनिंग। हम लोग इंडो पाक रिलेशंस पढ़ रहे थे अपनी क्लास में और हम लोग लगभग खत्म कर लिया और आज इसकी आखिरी क्लास होगी जो मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। और आज की क्लास में हम लोग बेसिकली जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे पहली बात तो एक टेररिज्म यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक मुद्दा आतंकवाद का है वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या हो रहा है, यानी कि कूटनीतिक स्तर में दोनों के बीच में क्या क्या चल रहा है वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे भारत की जो परमाणु नीति है, भारत की परमाणु नीति, ये चीजें हम लोग देख के इस भारत पाक का जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो टॉपिक है उसको खत्म करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आतंकवाद की यानी कि टेररिज्म की। आतंकवाद यानी कि टेररिज्म। अगर हम आतंकवाद की बात करें अगर हम आतंकवाद की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आतंकवाद का मुद्दा है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। और दोनों ही देशों के बीच में ये जो मुद्दा है इस पर कई डिकेट से क्या बोले तो 1980, मेनली 1980 के बाद से ये जो मुद्दा है ये बढ़ा और विवाद और संघर्ष चला आ रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान भी भारत के ऊपर आतंकवाद का आरोप लगाता है और वो ये कहता है कि बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तान के, उसको भारत जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो इशू है वो यही आतंकवाद का मुद्दा है। और हमें जानते हैं कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद होते हैं और दोनों देशों का जो डिवीजन होता है उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें दोनों देशों के बीच में जो टेंशन है वो बना रहा, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो कश्मीर का है। और इस विवाद ने, कश्मीर का मुद्दा ही एक ऐसा मुद्दा है जिसने आतंकवाद को बढ़ावा देने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और दोनों ही देश एक दूसरे पर टेररिज्म को सपोर्ट करने के आरोप लगाते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान भी भारत के ऊपर बलूचिस्तान का जो एरिया है वहां पर जो टेररिज्म है उसको सपोर्ट करने का आरोप लगाता है। और इस पूरी चीज से भारत और पाकिस्तान के बीच का जो ये बायलैटरल जो रिले जो 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 एक संबंध है, द्विपक्षीय संबंध है, इसमें खटास बनी रहती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को देखना है कि ये जो आतंकवाद है इसका जो शुरुआत होती है 1980 के दशक से, वो कैसे होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में इनमें इस मुद्दे पर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीजें हुई, क्या तरीके अपनाए गए और क्या समाधान हो पाया या नहीं हो पाया। तो हम देखें यहाँ पर तो 1980 डिकेडल तरीके से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1980 से 90 का जो डिकेड था, तो यहाँ पर अगर देखें तो भारत ने जम्मू और कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई देखी। यहाँ पर पाकिस्तान के जो समर्थित आतंकवादी हैं, पाकिस्तान जो प्रायोजित आतंकवादी हैं, वो जम्मू कश्मीर में एंटर होते हैं। जम्मू कश्मीर के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को पाकिस्तान पहले से ही सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान अब यहाँ पर आतंकवादियों के रूप में लोगों को भेजता है जो वहां पर हिंसा को बढ़ाने का काम करते हैं। भारत का जो आरोप है वो ये है कि पाकिस्तान ने आतंकवादी समूहों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की थी। तो यहाँ पर पहला अगर देखें तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में जो आतंकवाद है इसमें बढ़ोतरी होती है। और जो इंडिया है ये आरोप लगाता है किस पर, पाकिस्तान के ऊपर, कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया में आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर कुछ संगठन है जो उभर के सामने आते हैं जिनमें अगर हम लोग देखें जो इम्पोर्टेंट संगठन है, आतंकवादी संगठन है, वो कौन कौन से हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, ठीक है, और जैश ए मोहम्मद, ये कुछ इम्पोर्टेंट आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में से सपोर्टेड थे जो आतंकवादी गतिविधियां चला रहे थे भारत में, खासतौर से जम्मू कश्मीर के एरिया। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो 1999 में कारगिल वार होती है।
कारगिल वार होती है। और कारगिल युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान है वो सैनिक और आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में भेजता है। बहरूपियों के रूप में यहाँ पर भी आते हैं, कारगिल युद्ध के दौरान भी आते हैं, जिनको एक गढ़रिया वहां पर देखता है और सेना को जानकारी देता है। तो ये आतंकवादियों के रूप में सैनिकों को और कुछ सैनिकों को भी भारत में भेजकर घुसपैठ करवाई और कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो कारगिल वार होती है, इस कारगिल वार के दौरान दोनों देशों के बीच में जो टेंशन था वो क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है, चरम पर पहुंच जाता है। और ये कारगिल वार के कुछ दिनों पहले ही जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो लाहौर की यात्रा पर जाते हैं बस के द्वारा। इसके अलावा एक और प्रमुख घटना होती है 2001 में, आतंकवादियों के द्वारा संसद पर हमला किया जाता है। संसद पर हमला किया जाता है दिसंबर, स्पेसिफिकली देखें तो दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला होता है। 9 लोग इस हमले में मारे जाते हैं। और यहाँ पर इसकी जो जिम्मेदारी जिस पर ठहराई जाती है वो ठहराई जाती है दो आतंकवादी संगठनों पर, जिनका नाम है लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। इन पर इसकी जिम्मेदारी ठहराई जाती है। और ये ऐसी घटना थी जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब युद्ध होने ही वाला है। दोनों ही देश युद्ध की कगार पर आ गए थे, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, मामला टल गया। उसके 7 साल के बाद 2008 में होता है मुंबई हमला। 26 नवंबर 2008, 2008 में हुए इस हमले में ऑफिशियली 166 लोग मारे जाते हैं। 166 लोगों की मौत होती है इस आतंकवादी हमले पे। और ये माना गया है, जो इंटेलिजेंस की खबरें आई, कि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ था। पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, जिनमें से हम लोग कई सालों के नाम जानते हैं, फुटेजेस अवेलेबल हैं। और जो इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पर आता है, उसको फांसी की सजा भी हुई थी, उसका नाम था कसाब। बाकी सब तो वहीं पर मार दिए गए थे। कसाब जिंदा पकड़ में आया था, और जिंदा पकड़ में आने के बाद उसके ऊपर यहाँ पर मुकदमा चलता है, ठीक है, और उसके बाद उसको फांसी की सजा दी जाती है। अब ये प्रमुख आतंकवादी घटनाएं हैं जो भारत में हुई, और भारत का सीधा सीधा आरोप है कि इन सभी आतंकवादी घटनाओं में जो सपोर्ट था पूरी तरीके से, वो चाहे फिनेंशियल सपोर्ट हो, वो चाहे मॉरल सपोर्ट हो, और वो चाहे पर्सनल्स का सपोर्ट हो, वो पूरा का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा था। यानी कि ये जो आतंकवाद था, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद था। आतंकवाद भी कई तरीके का होता है, हम लोग आगे चल के जब ये टॉपिक आएगा आतंकवाद का, स्पेसिफिक टॉपिक जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि आतंकवाद कितने प्रकार का होता है। तो एक आतंकवाद होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, यानी कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद, जहां पर एक देश जो है वो दूसरे देश के ऊपर आतंकवादी हमला करने के लिए या आतंकवाद को वहां पर फैलाने के लिए अपना पूरा का पूरा सपोर्ट देता है। तो ऐसे आतंकवाद को बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड या राज्य प्रायोजित आतंकवाद। भारत में जो आतंकवाद है, अगर हम लोग उसको देखें, तो यहाँ पर भारत को जो आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है, वो पहली बात तो सीमा पार से करना पड़ रहा है, और दूसरा यहाँ पर देश के भीतर भी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। सीमा पार आतंकवाद का मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी समूह है वो जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करते हैं, और जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आके आतंकवादी हमले करते हैं, और जम्मू कश्मीर में ही या जम्मू कश्मीर से वापस सीमा पार करके पाकिस्तान चले जाते हैं, ठीक है। तो जो एलओसी है भारत और पाकिस्तान की, यहाँ पर जो घुसपैठ की घटनाएं हैं और जो सीज फायर है, इस सीज फायर का जो उल्लंघन होता है वो बेसिकली सीमा पार आतंकवाद का एक हिस्सा है ना। तो सीमा पार आतंकवाद का मतलब क्या है? जो आतंकवादी घुसपैठ भारत में हो रही है, प्लस जो सीज फायर का जो उल्लंघन है। बेसिकली सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान क्यों करता है? पाकिस्तान गोलीबारी करता है जिससे कि जो सुरक्षा बलों का ध्यान भटके, और उस गोलीबारी की आड़ में वो आतंकवादियों को भारत में एंटर करवा देता है। आंतरिक आतंकवाद या देश के भीतर के आतंकवाद की बात करें तो देश में भारत में कई सारे ऐसे हमले हुए हैं जिनमें पाकिस्तानी आधारित जो आतंकवादी समूह है उनके हाथ होने का आरोप लगाया गया है, प्रमाण मिला है। तो देश के भीतर ऐसे कौन कौन से आतंकवादी हमले हुए हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा मुंबई हमला, जो
26/11 का हमला था। अभी कुछ साल पहले पठानकोट में जो आर्मी के ऊपर हमला हुआ, उड़ी का जो हमला हुआ, ठीक है ना, उरी का जो हमला हुआ, ये हमले क्या है? ये हमले ऐसी घटना के उदाहरण है जहां पर देश के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। अब यहाँ पर भारत का जो व्यू है वो क्या है? तो भारत का व्यू, भारत का पहला तो व्यू है कि यहाँ पर पूरा पूरा पाकिस्तान का हाथ है। ठीक है, भारत का ये मानना है कि जो पाकिस्तान है वो जो आतंकवादी हैं उनको क्या दे रहा है? प्रशिक्षण देता है, यानी कि ट्रेनिंग देता है। उनको फिनेंशियल सपोर्ट देता है, यानी कि वित्तीय सहायता देता है, और उनको शरण देता है। यानी कि पूरा सपोर्ट जो आतंकवादी हैं उनको पाकिस्तान के द्वारा दिया जा रहा है। पाकिस्तान में प्रॉपर लॉन्च पैड्स हैं जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है आतंकवादियों को, उनको वित्तीय सहायता दी जाती है, उनको शरण दी जाती है। और पाकिस्तान में तो यहाँ तक है कि उनको ब्रेन वॉश करके जब किसी आतंकवादी हमले के लिए भारत में भेजा जाता है तो उनकी फैमिली का ध्यान रखते हैं, और उनको अगर कुछ हो जाता है, उनकी अगर मौत हो जाती है, तो उनकी फैमिली को सपोर्ट करने का, मुआवजा देने का प्रावधान भी उनको बताया जाता है कि ऐसा है। ठीक है, जो भारतीय अधिकारी हैं उनके अनुसार कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जो खुफिया एजेंसी है, आईएसआई यानी कि जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, फुल फॉर्म क्या है इसका? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये पूरी तरीके से भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही उनमें पूरी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और यही पूरा जो है वो एक बैकअप प्रदान करता है आतंकवादियों को। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है आतंकवादियों को प्रशिक्षण के लिए, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, उनके भारत में एंट्री करने, और जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो सारा जो है उसको जो 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 संभालता है वो आईएसआई ही संभालता है। और भारत ने अलग अलग जो अंतरराष्ट्रीय मंच हैं, जो अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उन सभी फोरम्स पर पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने के आरोपों को उठाया है। जैसे संयुक्त राष्ट्र और जो दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनसे भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए कि वो ये आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करे। भारत के खिलाफ ये जो प्रायोजित युद्ध, जो छद्म युद्ध, जो एक स्यूडो वार चला रखी है उसने आतंकवाद के द्वारा, इसको वो खत्म करे, बंद करे। और जब तक आतंकवाद यहाँ पर समाप्त नहीं होगा, पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को भारत के खिलाफ बंद नहीं करेगा और आतंकवादियों को किसी भी प्रकार का सपोर्ट या हर प्रकार का सपोर्ट देने को खत्म नहीं करता है, बंद नहीं करता है, तब तक किसी भी मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बात नहीं हो सकती है। तो ये तो भारत का दृष्टिकोण था। और अगर हम लोग देखें कि पाकिस्तान का क्या व्यू है, तो पाकिस्तान का जो दृष्टिकोण है उसको अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान हमेशा भारत के आरोपों को खारिज करता है। पाकिस्तान हमेशा भारत के के खिलाफ, भारत जो उसके खिलाफ आरोप लगाता है आतंकवाद पे सपोर्ट करने का, हमेशा पाकिस्तान उसको क्या करता है? खारिज करता है। और वो ये कहता है कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध हैं। अभी रिसेंटली जो सीपीईसी वहाँ पाकिस्तान में चल रहा है, तो अब पाकिस्तान में कई सारे आतंकवादी संगठन ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवादी गतिविधियों को आ, आ, अंजाम देते, जिनमें से इंपॉर्टेंट नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां करता है। हम लोगों ने देखा है कि अक्सर अखबार में खबर आती है कि पाकिस्तान में किसी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई या बम विस्फोट हो गया। अभी कुछ साल पहले जो खैबर पख्तूनख्वा था, वहां पर जो बादशाह खान यूनिवर्सिटी थी या स्कूल था, वहां पर जाके आतंकवादियों ने बच्चों की हत्या कर दी थी जाके। और अभी जो सीपीईसी चाइना समर्थित वहां पर चल रहा है,
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां पर चीनी जो काम कर रहे हैं, वहां पर चीनी जो अधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं सीपीईसी में, उनकी हत्याएं करनी शुरू कर दी। तो चीन ने अभी दबाव डाला है पाकिस्तान के ऊपर कि ये जो गतिविधियां इनको बंद करवाइए, और अगर कोई भी चीनी को कोई नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान को दिक्कत होगी। तो पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक अभियान शुरू किया है, एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें वो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद है और जो पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथ है, उस कट्टरपंथ को खत्म करने की बात कह रहा है। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही उसने ये ऑपरेशन शुरू किया है। तो वो ये खुद कहता है कि भाई हम खुद ही आतंकवाद से पीड़ित हैं और हम आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हम प्रतिबद्ध हैं। और वो ये कह रहा है कि भारत खुद हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करता है, वो चाहे बलूचिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां हो या पाकिस्तान के किसी और इलाके में जहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं वहां पर होने वाली आतंकवादी गतिविधियां हों। और वो कह रहा है कि भाई हमने तो कई बार आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कई सारे अभियान चलाए हैं, अभियान चले भी हैं, लेकिन उनका परिणाम क्या निकला, ये एक मुद्दा है वहां पर। दूसरा, यहाँ पर पाकिस्तान का जो दृष्टिकोण हम लोग अगर देखें व्यू पॉइंट, तो वो कश्मीर मुद्दा की बात करता है, भारत के आरोपों को खारिज करता है पहली चीज, और वो कहता है कि हम खुद ही आतंकवाद से परेशान हैं और भारत हमारे आतंकवाद को सपोर्ट करता है। दूसरा, वो कश्मीर मुद्दा हमेशा बीच में लेके आ जाता है और ये कहता है कि ये जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं ये पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कश्मीर के लोगों के ऊपर भारत के द्वारा जो उनको परेशान किया जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे हैं, ये उनका जवाब वो जो कश्मीरी है वो खुद दे रहे हैं। और वो ये कहता है कि ये तो कश्मीरियों का एक स्वतंत्रता संग्राम है जिसको आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। वो कहता है कि ये कश्मीर का स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। और वो कहता है कि वो केवल कश्मीर के लोगों का मोरल सपोर्ट करता है, कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन कर रहा है जहां पर उनको आजाद होने का अधिकार है, ये वो कहता है। इसके अलावा वो कहता है कि हमारा कोई और समर्थन नहीं है, हम केवल मोरली कश्मीर के लोगों के साथ हैं। अब अगर हम आज की सिचुएशन को देखें, अगर हम आज की सिचुएशन को देखें तो भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान लगातार सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, एलओसी से घुसपैठ करवा रहा है, देश के अंदर आतंकवादी हमले करवा रहा है। जबकि हम लोगों ने अभी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ये कहता है कि वो कड़े कदम उठा रहा है और उसने कई सारे आतंकवादी समूहों पर कार्यवाही भी की है। डिप्लोमेटिक का प्रयास जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है आतंकवाद के मुद्दे पर, उसको अगर देखा जाए तो कूटनीतिक प्रयास, तो आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कई राउंड की बातें हो चुकी हैं, लेकिन इस पर कोई भी ठोस समाधान नहीं निकला है आज तक। भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए कहा है कि हमारे और तुम्हारे बीच में संबंध केवल तभी सामान्य हो सकते हैं जब तक आतंकवादी गतिविधियों को तुम नहीं रोक सकते। मैंने अभी कुछ देर पहले भी यही कहा था कि भारत यह कहता है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद नहीं करता है, जब तक भारत की के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त नहीं करता है, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी मुद्दे पर, कश्मीर सहित किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं की जा सकती। तो ये दोनों चीजें भारत के कूटनीतिक प्रयासों में है, पहली चीज वार्ता, और दूसरी चीज भारत ये कह रहा है कि संबंध सामान्य तभी होंगे जब आप हमारे खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को रोक दें, ठीक। अब इसके अलावा अगर देखें तो ये जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, आतंकवाद का जो मुद्दा है, इसके समाधान के क्या रास्ते हैं। समाधान का रास्ता, सबसे पहली चीज, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अविश्वास है, ये अविश्वास को दूर किया जाए। अविश्वास जब दूर होगा तो अपने आप संबंध कैसे होने लगेंगे, सामान्य होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल किया जाए, विश्वास बहाल किया जाए, है ना। सीमा पर जो शांति है और जो स्थिरता है उसको बनाए रखने के लिए एक संयुक्त तंत्र की स्थापना की जाए। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश संयुक्त अभियान चलाएं और आतंकवाद से संबंधित जो भी खुफिया जानकारी हो वो दोनों देश एक दूसरे के साथ साझा करें।
जब ये काम करेंगे, मिलकर बात करेंगे, मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे को जानकारियां प्रदान करेंगे, जो खुफिया जानकारियां होंगी आतंकवाद के खिलाफ की, तभी दोनों देशों के बीच में विश्वास डेवलप हो पाएगा और तभी इस मुद्दे के समाधान की तरफ हम कदम बढ़ा पाएंगे। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय सहयोग। आतंकवाद के खिलाफ भारत जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें वो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और जो समर्थन है उसको इम्पोर्टेंट एलिमेंट मानता है। वो अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग जगहों पर जाकर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की जो नीति है उस नीति के खिलाफ लोगों को, उस नीति के बारे में अपनी जो राय है वो रखता है। और हर मंच पर जहां पर पाकिस्तान होता है उस मंच पर वो ये कहता है कि पाकिस्तान को आतंकवाद समाप्त कर देना चाहिए, तभी हम लोग एक दूसरे के साथ संबंध सामान्य बना पाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको भी ये कहता है कि वो पाकिस्तान और जो दूसरे आतंकवादी संगठन है और जो उनके समर्थन है उन पर दबाव डाले कि वो आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करें। ठीक। संयुक्त राष्ट्र और जो दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, भारत ये कहता है कि इस मुद्दे पर उनको बोलना चाहिए और आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों के बीच मध्यस्थता करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ठीक। इसके अलावा संवाद और कूटनीति। संवाद और कूटनीति, दोनों देशों में समस्या ये है कि अगर भारत में कोई आतंकवादी हमला होता है तो सबसे पहले भारत जो है वो बातचीत करना बंद कर देता है। और ये बात सही भी है कि खून और बातचीत, खून बहाना और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। हम बातचीत करते रहें और आप आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी ये मुद्दा ऐसा है जिस मुद्दे का जो समाधान है वो बातचीत के द्वारा ही निकाला जा सकता है। तो दोनों देशों के बीच में एक कंस्टेंट जो संवाद है, यानी कि जो टॉक्स है वो होती रहनी चाहिए। कूटनीतिक जो प्रयास है आतंकवाद को खत्म करने के लिए उनको बढ़ावा देना चाहिए और आपसी मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हाई जो लेवल बैठकें हैं वो दोनों देशों के बीच में होती रहनी चाहिए। जो ज्वाइंट टास्क फोर्स है वो स्थापित किया जाना चाहिए और इनके द्वारा आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए भारत और पाकिस्तान को मिलकर। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आतंकवाद का मुद्दा है वो एक, जैसा मैंने पहले ही कहा था, एक कॉम्प्लेक्स और बहुत ही सेंसिटिव यानी कि जटिल और संवेदनशील विषय है। इसे सुलझाने के लिए दोनों देश जब तक सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे का, एक दूसरे से संवाद नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जो अविश्वास है उस अविश्वास को दूर करके विश्वास बहाली के प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इस मुद्दे का जो हल है वो निकलना मुश्किल है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका समर्थन भी इस दिशा में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी है कि दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि जो ये टेरिटरी है, जो ये क्षेत्र है, जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें शांति बने, स्थिरता स्थापित हो और आतंकवाद का खतरा कम किया जा सके। क्योंकि आतंकवाद को सपोर्ट भले ही कोई भी करे, लेकिन दोनों ही देश इस समस्या से जूझ रहे हैं और अगर दोनों देश मिलकर काम करेंगे तो उसमें दोनों का ही फायदा है। अब दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पर जो चीजें हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उनको हम लोग देखते हैं। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो डिप्लोमेसी है वो कितने प्रकार की होती है। तो कूटनीति या डिप्लोमेसी, अगर हम डिप्लोमेसी को देखें तो उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। हिंदी में भी आप ऐसे ही लिखेंगे, ट्रैक वन डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी और ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी। ट्रैक वन डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी और ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी। अब ये, इसका मतलब ये है, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इसका मतलब ये है कि जो डिप्लोमेसी है वो अलग अलग लेवल्स पर हो सकती है, जिनमें ट्रैक वन, ट्रैक टू और ट्रैक थ्री शामिल है। ये अलग अलग होने के बाद भी अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और अलग अलग मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर ट्रैक वन का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ मुद्दों पर ट्रैक टू का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ मुद्दों पर ट्रैक थ्री का इस्तेमाल किया जाता है।
एक एक करके हम इसको समझते हैं कि ट्रैक वन डिप्लोमेसी क्या होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैक वन डिप्लोमेसी का। हिंदी में भी आप ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे, ट्रैक वन डिप्लोमेसी। तो ट्रैक वन डिप्लोमेसी क्या होती है? जब जो बातचीत होती है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल और डिप्लोमेट्स के बीच में एक फॉर्मल तरीके से होती है, तो उसको हम ट्रैक वन डिप्लोमेसी बोलते हैं। यानी कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होती है, यानी कि सरकार से सरकार के स्तर पर बातचीत होती है, तो उसको ट्रैक वन डिप्लोमेसी बोलते हैं। यहां पर बातचीत किसके द्वारा होती है? सरकारी अधिकारियों और जो डिप्लोमेट्स हैं, यानी कि जो राजनयिक हैं, उनके बीच। यहाँ पर एक फॉर्मल, यानी कि हिंदी में औपचारिक संवाद या औपचारिक बातचीत, इसको हम ट्रैक वन डिप्लोमेसी बोलते हैं। अब ट्रैक वन डिप्लोमेसी की विशेषताएं क्या होती, क्या खास बात होती? तो पहली बात तो ये सरकार के बीच में हो रहा है, यानी कि ये एक आधिकारिक संवाद है, एक ऑफिशियल, एक टॉक है। तो विशेषता में पहली विशेषता कि ट्रैक वन डिप्लोमेसी एक आधिकारिक संवाद होता है। इसमें दोनों देशों के जो हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट जो डिग्नेटरीज होते हैं, वो यहाँ पर शामिल होते हैं। जैसे अगर देखें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, एक्सेट्रा के बीच की बातचीत, हाई लेवल के ऑफिसर्स या डिग्नेटरीज जहां पर शामिल होते हैं, वो ट्रैक वन डिप्लोमेसी कहलाता है। यहां पर इस डिप्लोमेसी में, ट्रैक वन डिप्लोमेसी में ऑफिशियल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज की जाती हैं। ऑफिशियल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज की जाती हैं, औपचारिक समझौते और संधियां की जाती हैं, और इनके बाद हमेशा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जाता है, यानी कि संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाता है। ये ट्रैक वन डिप्लोमेसी का एक हमारे पास विशेषता है। अगर हम यहाँ पर इसके उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें ट्रैक वन डिप्लोमेसी के, तो जो हमारे पास बायलैटरल जो समिट्स होती हैं, या हिंदी में बोले तो जो द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन होते हैं, राजनयिक मिशनों के जो दौरे होते हैं, यानी कि विजिट्स ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि देशों के जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं या विदेश मंत्री होते हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक दूसरे से मिलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक दूसरे से मिलने के बाद वहां पर उनके बीच में बातचीत होती है ना? तो ये भी क्या है? ये भी यही ट्रैक वन डिप्लोमेसी है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल या जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी, ये इसका उदाहरण है। तो ये ट्रैक वन डिप्लोमेसी थी। अब बात करते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी की। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है? जैसे ट्रैक वन में सरकार के स्तर पर होता है, हाई डिग्नेटरीज ऑफिशियल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ऑफिशियल लेवल पे होती है। वैसे ही जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है ये नॉन गवर्नमेंटल होती है, यानी कि गैर सरकारी। ये गैर सरकारी स्तर पर होती है। ठीक, ये बेसिकली अनौपचारिक होती है, यानी कि अनऑफिशियल, नॉन फॉर्मल, और
एकेडमिक स्तर पर होती है। अकादमिक स्तर पर जो बातचीत होती है वो होती है ये अकादमिक स्तर पर संवाद यहाँ पर होता है। अकादमिक स्तर पर संवाद का मतलब क्या है, जैसे थिंक टैंक के लेवल पर, एनजीओज के लेवल पर, सिविल सोसाइटी के सदस्य जो होते हैं उनके बीच में। ये है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। अभी देखते हैं इसके एग्जाम्पल की क्या है। तो ट्रैक वन डिप्लोमेसी सरकार के स्तर पर है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी हमारे पास गैर सरकारी लेवल पे होती है, एकेडमिक लेवल पे होती है, थिंक टैंक इन्वॉल्व होते हैं, एनजीओज इन्वॉल्व होते हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसकी अगर हम लोग विशेषता देखें तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जो विशेषता है, जो इसके सैलिएंट फीचर्स हैं वो क्या क्या है। इसमें बेसिकली जो पार्टिसिपेशन होता है वो किसका होता है, गैर सरकारी। तो गैर सरकारी सहभागिता या पार्टिसिपेशन। तो कौन पार्टिसिपेट करता है यहाँ पर, जैसे यूनिवर्सिटीज, ठीक, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अनुसंधान संस्थाएं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संस्थाएं, ये इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और यहाँ पर बेसिकली जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उन पर भी चर्चा होती है। संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होती है, जैसे सुरक्षा, सिक्योरिटी, सोशल यानी कि सामाजिक, और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक मुद्दों पर गहराई से चर्चा होती है। पार्टिसिपेट कौन करता है, थिंक टैंक्स जैसे कि यूनिवर्सिटीज हो गई, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर ये बेसिकली जो सरकारें हैं उनको पॉलिसी से संबंधित यानी कि नीति से संबंधित सजेशंस यानी कि सुझाव, ये खुद तो सरकार है नहीं जो उसको फॉलो अप कर ले, तो ये सरकार को क्या करते हैं, सुझाव देते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर देखें हम लोग ट्रैक टू डिप्लोमेसी के, तो जैसे अंतरराष्ट्रीय जो संगोष्ठियां होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां हो गई, जो एकेडमिक रिसर्च जो प्रोजेक्ट होते हैं वो देशों के बीच में एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वहां के भी कुछ रिसर्चर्स आ रहे हैं, यहाँ के भी रिसर्चर्स आ रहे हैं। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी का पार्ट है। हिंदी में क्या हो जाएगा, अकादमिक अनुसंधान परियोजनाएं। कल्चरल जो आदान प्रदान होता है लोगों को, यानी कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, ठीक है, कि एजुकेशन टूर पर वहां के कुछ बच्चे यहाँ पर आ गए, यहाँ के कुछ बच्चे वहां पर चले गए, वहां से लोग तीर्थ यात्रा वगैरह करने के लिए भारत आ रहे हैं, भारत से लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। तो ये जो है ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, जो सरकार के स्तर पर नहीं होती, गैर सरकारी स्तर पर होती है। और अब हम लोग आ जाते हैं ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी पर। ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी, हम इसको थ्री ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी। ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी क्या होती है, ये सामान्य नागरिकों के बीच का संवाद है। सामान्य नागरिकों के बीच का संवाद, ये ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी में आता है। और इसमें समाज के, क्योंकि सामान्य नागरिकों के ऊपर है, तो समाज के
सभी वर्ग इसमें शामिल होते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं अगर देखें तो इसमें जनता का संवाद होता है, पब्लिक टू पब्लिक, जनता का संवाद होता है। और समाज के अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं उनके लोग शामिल होते हैं, जो शांति और आपसी समझ को बढ़ावा देते हैं। साथ ही यहाँ पर लोकल इनिशिएटिव होता है, यानी कि स्थानीय पहल, लोकल इनिशिएटिव्स। सामाजिक और आर्थिक परियोजनाएं के लिए स्थानीय स्तर पर शांति और सहयोग के प्रयास किए जाते हैं, और साथ ही साथ समुदाय आधारित कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चलाए जाते हैं। ये पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिप्लोमेसी तीन तरीके की होती है, वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। अब पाकिस्तान के साथ क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से लेवल पे हो रहा है, ये हम लोग अभी स्पेसिफिकली देखेंगे। फिलहाल हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि डिप्लोमेसी जो ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 है वो क्या होती हैं। अब यहाँ पर ट्रैक 3 डिप्लोमेसी के एग्जाम्पल्स, उदाहरण जैसे स्थानीय शांति समितियां बना दी गई। ठीक है। लोकल पीस कमिटीज हैं। ठीक। कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं, सामुदायिक सेवा परियोजनाएं। सामुदायिक सेवा परियोजनाएं, इंटर कल्चरल जो कार्यशालाएं होती हैं, अंतर सांस्कृतिक कार्यशालाएं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर तीनों ट्रैक्स को हम कंपेयर करें तो हम लोगों ने देख लिया है कि तीनों ट्रैक्स क्या क्या होते हैं। अगर इनको हम कंपेयर करना चाहें तो, या इनको अंतर करना चाहें तो क्या? तो ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। ट्रैक 1 अगर देखा जाए तो इसका जो स्तर होता है, सरकारी स्तर पर होता है ये। ठीक है। यहाँ पर जो संबंध होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? औपचारिक होते हैं, यानी कि फॉर्मल होते हैं। औपचारिक संबंध होते हैं। जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो प्रतिनिधि होते हैं, वो कौन से होते हैं? उच्च सरकारी पदाधिकारी होते हैं। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में जो स्तर होता है वो नॉन गवर्नमेंटल होता है, यानी कि गैर सरकारी होता है। जो संबंध होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अनौपचारिक होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अकादमिक होते हैं, एकेडमिक, यानी कि यूनिवर्सिटीज के लोग होते हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं। सिविल सोसाइटी के सदस्य। ट्रैक 3 में बेसिकली क्या होता है? ये जमीनी स्तर के लोग होते हैं, है ना, क्योंकि सभी जो नागरिक हो वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर संबंध कैसा होता है? जनता का संवाद होता है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्रतिनिधि होते हैं वो कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? सामान्य नागरिक और लोकल कम्युनिटीज, यानी कि स्थानीय समुदाय, ये होते हैं। ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी के माध्यम से अलग अलग लेवल्स पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है, और ये तीनों ही ट्रैक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और मिलकर शांति, सहयोग और जो आपसी समझ है उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी तो गवर्नमेंट के लेवल पर होती है, जब प्रधानमंत्री दोनों देशों को मिलते हैं, या राष्ट्रपति दोनों देशों को मिलते हैं, या विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच में मिलते हैं, या दोनों देशों के हाई रैंक के ऑफिशियल्स या डिग्नेटरीज मिलते हैं, तो उसको, और उनके बीच में जो बातचीत होती है उसको हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं। अब ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है वो बेसिकली किस लेवल पर काम कर रही है? तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
ट्रैक टू डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी बेसिकली हम लोग जान गए कि क्या है। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी अगर हम देखें तो दो देशों के बीच गैर सरकारी जो एक बातचीत होती है, संवाद होता है, उसका एक प्रोसेस है जो अकादमिक, एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संगठनों, थिंक टैंक और दूसरी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से संचालित होता है। चाहे तो लिख लीजिए कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी दो देशों के बीच गैर सरकारी संवाद की एक प्रक्रिया है जो अकादमिक, गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ, थिंक टैंक और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों के माध्यम से संचालित होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो गवर्नमेंट लेवल पर जो संवाद है उसमें कई बार बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई बार वो रुक जाता है, कई बार वो बाधित हो जाता है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रैक टू डिप्लोमेसी ज्यादा जरूरी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ट्रैक टू डिप्लोमेसी के जो प्रमुख पहलू है तो ये एक आपको लिख लेना है। इसके बाद हम देखें जो इसके पहलू हैं, जो डायमेंशंस हैं इसके। अब हम लोग भारत पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, ठीक। तो पहला, यहां पर अक्सर भारत इस डिप्लोमेसी के तहत और पाकिस्तान के जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बीच में साझा प्रोजेक्ट्स यानी कि परियोजनाएं, साझा परियोजनाएं और संगोष्ठियां यानी कि कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है। ठीक है। दोनों ही देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम चलते रहते हैं। संगीत और कला प्रदर्शनियां दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद करती हैं। अभी तो फिलहाल बंद है। तो कुछ साल पहले हम लोग देखते थे कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो कलाकार हैं वो भारतीय फिल्मों में काम कर रहे हैं, भारतीय नाटकों में काम कर रहे हैं और भारतीय संगीत में परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आतिफ असलम हो गए, बहुत सारे कॉमेडियंस पाकिस्तान के भारत में आके काम करते थे, है ना। जो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज वगैरह इस तरीके के जो प्रोग्राम्स आते थे उनमें बहुत सारे पाकिस्तानी जो स्टैंड अप कॉमेडियंस उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हैं, फवाद खान जैसे, वो भारत में आके उन्होंने काम किया। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये इसी कल्चरल आदान प्रदान का, सांस्कृतिक आदान प्रदान का एग्जाम्पल है। तो दूसरा क्या है, दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक यानी कि संगीत, फॉर एग्जाम्पल कला, फॉर एग्जाम्पल फिल्म्स एक्सेट्रा से लोगों को नजदीक लाने के प्रयास होते रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो रोक लगा दी गई है क्योंकि जब से हमारे यहाँ वो पुलवामा का अटैक हुआ था, उरी का अटैक हुआ था, उसके बाद ये मांग उठी कि भाई हम क्यों इनको अपने यहाँ बुलाएं जबकि ये आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। तो तब से ये रोक लगा दी गई। थिंक टैंक और इन जो जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके बीच में। तो तीसरा है कि दोनों देशों के थिंक टैंक और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर यानी कि इकोनॉमिक और सोशल यानी कि सामाजिक मुद्दों पर अध्ययन और चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, ये है। और ये जो संगठन है, इनके जो भी विचार होते हैं और जो भी सुझाव होते हैं वो सरकारों को पेश किए जाते हैं। जिससे सरकार जो है वो अपनी नीति निर्माण करने में उनकी सहायता लेती है। तो सरकार को इससे अपनी नीति निर्माण करने में मदद मिलती है जब ये थिंक टैंक, ये एकेडमिक्स, ये जो एनजीओज हैं, ये जो दूसरे संगठन है, जब भी अपने विचार इनसे जो निकल के उनके पास आते हैं वो सरकार को देते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एनजीओज वगैरह हैं वो कैसे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं पेज चेंज कर देता हूँ। एनजीओज की अगर बात करें तो ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में एनजीओज का जो रोल है वो, यानी कि गैर सरकारी संगठन का रोल ट्रैक टू डिप्लोमेसी में। तो जो एनजीओ है बेसिकली, यानी कि जो गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार, शांति और विकास के इश्यूज पर, विकास के मुद्दों पर काम करते हैं और दोनों देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो एनजीओ क्या करते हैं, ये सीमा पार सहयोग कार्यक्रम भी चलाते रहते हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाएं। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जो अपना इलाज करवाने, अपने बच्चों का इलाज करवाने या किसी भी ऐसी बीमारी का इलाज करवाने अक्सर भारत आते रहते हैं। तो ये जो उनका सहयोग है वो भी कई सारे एनजीओ के द्वारा किया जाता है। तो ये जो एनजीओ हैं ये ट्रांस बॉर्डर, यानी कि सीमा पार सहयोग कार्यक्रम भी चलाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो सरबजीत वाला केस था, सरबजीत वाले केस में पाकिस्तान की एक एनजीओ थी जो सपोर्ट कर रही थी सरबजीत को। कुलभूषण जाधव वाले केस में भी एक एनजीओ है वो उनको सपोर्ट कर रही है। तो सीमा पार सहयोग कार्यक्रम, फॉर एग्जाम्पल स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें ये लोग संयुक्त परियोजना यानी कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स चलाते हैं और इससे समाज में शांति और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। ठीक है। शांति और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। फिर अगला है हमारे पास, मैं चेंज कर देता हूं, व्यावसायिक और व्यापारिक संबंध, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि अगर दो देशों के बीच में जो संबंध है वो अच्छे करने हैं तो उनको अपने बीच में इकोनॉमिक जो रिलेशन है उन पर ध्यान देना चाहिए। तो दोनों ही देशों के व्यापारी और उद्योगपतियों के बीच में व्यापार मेलों और व्यावसायिक संबंधों के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जाता रहा है और व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करके बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देने के प्रयास दोनों देशों के द्वारा किए जाते रहे हैं। अब ट्रैक टू डिप्लोमेसी के फायदे क्या हैं यहाँ पर। फायदे ये हैं कि दोनों देशों के बीच विश्वास और समझ का निर्माण होता है। दोनों देशों के बीच विश्वास व समझ, यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग का निर्माण होता है और जब ये निर्माण हो जाएगा तो गवर्नमेंट के लेवल पर जो टॉक्स होती हैं, जो संवाद होता है वो करने में आसानी होती है। दूसरा है समस्याओं का समाधान। ठीक है। जो एकेडमिक और जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके माध्यम से जटिल मुद्दों का, जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं उनका जो डीप स्टडी और डीप एनालिसिस किया जा सकता है, जिससे समस्याओं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके रिजोल्यूशन के लिए, उनके समाधान के लिए ठोस सुझाव प्राप्त होते हैं। लोगों के बीच में संपर्क होता है। सिविल सोसाइटी के लोग इन्वॉल्व होते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। तो इस सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और जो मित्रता है वो बढ़ती है। और अगर लोगों के बीच में संपर्क बढ़ेगा, मित्रता बढ़ेगी तो शांति और स्थिरता भी बढ़ेगी।
लेकिन यहाँ पर कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि इस मुद्दे पर जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है उसमें अक्सर सरकारी जो समर्थन है वो कम मिलता है। ठीक है, जिससे कि ये जो इनिशिएटिव है ट्रैक टू डिप्लोमेसी का, इसका जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है। दूसरा जो चैलेंज है वो सुरक्षा है। कई बार सुरक्षा और विश्वास की कमी के कारण भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के प्रयासों को हाल्ट किया जाता है, हिंडरेंसेस पैदा की जाती हैं। तीसरा जो चैलेंज है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता। दोनों देशों में राजनीतिक अस्थिरता और सरकारों के बीच जो मतभेद है उसके कारण ट्रैक टू डिप्लोमेसी के प्रयासों की निरंतरता में, कंटिन्यूटी में दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि जो यहाँ पर सांस्कृतिक आदान प्रदान वाला जो एक डायमेंशन था वो डायमेंशन हमारा बंद है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो कलाकारों का आदान प्रदान होता था पाकिस्तान के ही बेसिकली ज्यादा आते थे, वो क्या हो गया, वो आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने की वजह से सरकार ने उस पर रोक लगा दी, बैन लगा दी, और पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शांति है, जो कोऑपरेशन है, जो पीस है, उसके प्रयासों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है ये ट्रैक वन डिप्लोमेसी के लिए एक बेस तैयार करती है, यानी कि सरकारी संवाद के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। और इससे दोनों देशों के बीच के जो लोग हैं उनके बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो दोस्ती है, उसको बढ़ावा मिलता है। लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि पठानकोट हमले के बाद भारत पाकिस्तान सरकार के बीच जो भरोसा है वो बहुत ज्यादा कम हुआ। और ये जो बैक चैनल, इसको हम लोग ट्रैक टू डिप्लोमेसी को बैक चैनल जो टॉक है वो भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट लेवल पर बातचीत में बहुत बाधा आई, लेकिन इससे क्या हुआ है, जो बैक चैनल यानी कि जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी, इसकी जो उपयोगिता है ये फिर से सामने आई है। सरकारें तो दोनों बातचीत करना चाहती हैं, लेकिन ये जो पठानकोट का हमला और इसके अलावा जो बाकी हमले होते रहते हैं, ये इस गवर्नमेंट के लेवल पर यानी कि जो ट्रैक वन जो डिप्लोमेसी होती है उसका जो प्रोसेस है उसको धीमा कर देती है। पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री जिनका नाम है खुर्शीद महमूद कसूरी, उन्होंने एक बुक लिखी थी, नीदर हॉक नॉर अ डव, नीदर अ हॉक नॉर अ डव। उसमें पहली बार उन्होंने 2005 से 2008 के बीच, जब वो खुद विदेश मंत्री थे, उस पीरियड में दोनों देशों के बीच में जो ये बैक चैनल जो बातें हुई, जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी हुई, उसका एक बहुत डिटेल्ड उन्होंने वहां पर उसका विवरण दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो बैक चैनल यानी कि जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है ये एक रास्ता बनाती है, एक उम्मीद पैदा करती है कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के साथ बेनिफिशियली जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मीडिया की चकाचौंध से दूर रहते हैं। दोनों पक्षों द्वारा वार्ता की प्रगति पर अंकुश भी लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी की वजह से आ, दोनों देश कश्मीर जो इशू है उस पर लगभग एकमत होने की कगार तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये उन्होंने कहा, खुर्शीद अहमद कसूरी ने कहा। ठीक है, तो आज की अगर हम लोग डेट देखें, समय देखें, तो यहाँ पर सरकार की जो रणनीति है ये पाकिस्तान के लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पर। और ये मानना है मेरा कि अगर ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी या बैक चैनल जो डिप्लोमेसी है जितनी जल्दी शुरू होगी उतना ही बेहतर होगा। और इसके बिना बिना ट्रैक टू डिप्लोमेसी के पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की संभावना कम है, और एक कंस्ट्रक्टिव जो जुड़ाव होता है, जो रचनात्मक जुड़ाव होता है, उसकी संभावना भी धीमे धीमे कम होती चली जाती है। क्योंकि ट्रैक टू डिप्लोमेसी जब होगी तो वही ट्रैक टू डिप्लोमेसी एक रास्ता बनाएगी ट्रैक वन डिप्लोमेसी का, गवर्नमेंट के लेवल पर इंटरफेरेंस का और बातचीत का। ठीक, भारत की परमाणु नीति यानी कि न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जो परमाणु नीति अगर हम उसका बात करें तो भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है। जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो न केवल जो नेशनल सिक्योरिटी उसको मजबूत करना है, बल्कि जो वैश्विक परमाणु अप्रसार और शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग है उसको भी प्रोत्साहित करना है। अब यहाँ पर इंडिया की जो परमाणु नीति है या जो न्यूक्लियर पॉलिसी उसमें कुछ बातें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका पहला हमारे पास पॉइंट है वो आता है नो फर्स्ट यूज
पॉलिसी, हिंदी में भी नो फर्स्ट यूज यानी कि NFU पॉलिसी या नीति। अब बेसिकली भारत ने अपनी जो पॉलिसी है, परमाणु नीति है, उसके तहत नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाई है। इसका मतलब है कि भारत कभी भी परमाणु हथियारों का पहले उपयोग नहीं करेगा, बल्कि केवल रिस्पांस में या जवाबी कार्यवाही के रूप में ही इसका उपयोग करेगा। अगर उस पर कोई परमाणु हमला करता है तो भारत भी रिटेलिएट करेगा, लेकिन अपनी तरफ से शुरुआत कभी भी परमाणु हमले की भारत नहीं करेगा। तो ये जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, ये भारत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो बात है भारत की, ये दूसरे देशों को ये संदेश देती है, ये मैसेज देती है कि भारत की जो परमाणु पॉलिसी है, परमाणु स्ट्रेटजी है, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है, ये ऑफेंसिव नहीं है बल्कि डिफेंसिव है। पूरी तरीके से प्रतिरक्षात्मक है भारत की परमाणु स्ट्रेटजी। भारत की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत ही पॉजिटिवली देखा है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं उनके गैर प्रसार यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन और शांति के लिए भारत का जो कमिटमेंट है उसको दिखाता है। दूसरा इस परमाणु नीति का जो कंसेप्ट है वो है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस यानी कि न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता। मिनिमम डिटरेंस की पॉलिसी। तो न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या होता है? न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है कि भारत केवल उतने ही परमाणु हथियार रखेगा जितने कि उसके लिए पर्याप्त हैं, ताकि वह किसी भी हमले का जवाब दे सके। यानी कि उसको जब अगर कोई उसके ऊपर परमाणु हमला करता है तो वो जवाब देने में सक्षम हो, बस उतने ही वो अपने पास न्यूक्लियर हथियार रखेगा, न्यूक्लियर आर्म्स रखेगा, उससे ज्यादा वो नहीं रखेगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अनावश्यक यानी कि परमाणु हथियारों का निर्माण ना तो भारत को करना है और ना ही वो परमाणु हथियार की दौड़ में शामिल हो। ये जो नीति है भारत की, ये भारत को सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप से भी बैलेंस बनाए रखती है, क्योंकि उसको बिल्कुल होड़ नहीं लगा लेनी है ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियारों को बनाने। तो भारत ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को मिनिमम और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए अब जो भी टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिकल जो उपाय हैं वो सारे अपनाए हुए हैं। ठीक। दूसरी चीज, भारत ने सिविलियन और मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को अलग अलग रखा है। यानी कि नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रम ये अलग अलग रखे हैं भारत में। नागरिक का मतलब क्या है? परमाणु क्षमता का इस्तेमाल करके बिजली बनाना, जैसे ये नागरिक का एग्जाम्पल हो गया। और परमाणु बम बना देना, ये क्या हो गया? ये पर सैन्य परमाणु कार्यक्रम हो गया। तो भारत ने अपने जो नागरिक और जो सैन्य परमाणु कार्यक्रम है वो अलग अलग रखे हैं। और ये जो उसने अलग अलग रखा है, ये जो उसने सेपरेट करके रखा है, ये जो डिवाइड करके रखा है, इससे ये सुनिश्चित होता है कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग और जो परमाणु हथियार कार्यक्रम है, दोनों में क्लियर सेपरेशन हो, स्पष्ट अंतर हो। अब जो सिविलियन न्यूक्लियर कार्यक्रम क्या होती जो है, वो अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण और नियंत्रण के तहत होता है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके साथ भारत ने कई सारे समझौते किए हैं। और जो अपने नागरिक परमाणु प्रतिष्ठान है उनको वो ओपन करके रखता है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, वो उनका निरीक्षण कर सकती है कभी भी, और ये सुनिश्चित कर सकती है कि हम इनका उपयोग अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए ही कर रहे हैं, कोई भी दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। वही मिलिट्री न्यूक्लियर कार्यक्रम ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर वो गोपनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करता है। बात आ जाती है एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी की जिसका नाम है NPT यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि परमाणु कार्यक्रम का एक हिस्सा ये भी है। परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि यानी कि उनका प्रसार नहीं किया जाएगा, उनका प्रसार रोका जाएगा,
तो इसको बेसिकली अप्रसार संधि या एनपीटी कहा जाता है। एक इंटरनेशनल ये ट्रीटी है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, परमाणु हथियारों और इनसे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसको फैलने से रोकना, उसके प्रसार को रोकना, और परमाणु ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज में सपोर्ट करना। ठीक है, इसके अलावा परमाणु निरस्त्रीकरण और सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण को अचीव करने का जो लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाना। यानी कि ये क्या चाहता है कि परमाणु जो हथियार है वो यूज ना हो, वो जिन देशों के पास है वो उनको खत्म करे। अब भारत का जो यहाँ पर दृष्टिकोण है एनपीटी से संबंधित यानी कि परमाणु अप्रसार संधि से संबंधित, वो क्या है, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि इसका मानना है कि जो एनपीटी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभावपूर्ण है। क्योंकि ये उन देशों को कुछ नहीं कहता, उन देशों से कहता कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम परमाणु हथियार रख सकते हो। कौन से देश, जिन्होंने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे। तो जिन देशों ने 1967 के पहले परमाणु हथियार बना लिए थे उनको ये कुछ नहीं कहता, उनसे कहता कि भाई आप परमाणु हथियार रख सकते हो, जबकि उसके अलावा जो दूसरे देश हैं उन पर एक प्रतिबंध लगा देता है। तो ये पूरी तरीके से दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है, एक वो जो 1967 के पहले परमाणु शक्ति बन गए थे, और दूसरे जो 1967 के बाद परमाणु शक्ति बने हैं। जो 1967 के पहले परमाणु शक्ति बन गए थे उनके बाद उनको ये कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप परमाणु हथियार मेंटेन कर सकते हो, बाकी देशों पर ये बैन लगाता है। भारत का अगर देखें तो भारत ने, जैसा मैंने बताया कि उसने एनपीटी पर साइन नहीं किए हैं, लेकिन वो, क्योंकि वो सीधी सी बात कहता है, उसका न्यूनतम प्रतिरोधक जो क्षमता है बनाने का जो एक नीति है वो सीधी सी रिलेट करती है किससे, कि वो परमाणु प्रसार के प्रति कमिटेड है। और उसने कई सारे उपाय किए हैं कि जो परमाणु तकनीक है उसकी, जो उसकी एटॉमिक टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज ना हो पाए, दुरुपयोग ना हो। भारत के परमाणु जो नीति है उसके तहत परमाणु परीक्षण की अगर हम लोग बात करें तो भारत ने परमाणु परीक्षण 2 बार किए, जिसमें जो रिसेंट वाला है वो 1998 में हुआ था, पोखरण 2 के नाम से। और यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि भारत ने यहाँ पर 5 परमाणु बम विस्फोट किए थे। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा था कि भाई अब हम परमाणु परीक्षण अपना रोकते हैं, अब हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। ऐसे ही सीटीबीटी एक एक बात है जिसका नाम है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। भारत ने सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन उसने वचन दिया है कि हम आगे परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, यानी कि पोखरण 2 के बाद उसने कोई भी परमाणु परीक्षण ना करने का वचन देके रखा है। फिर अगला नीति में आता है पॉइंट, यहाँ पर सीटीबीटी आ जाएगा और परमाणु परीक्षण आ जाएगा। इसके बाद छठा आता है परमाणु निर्यात पर नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग। भारत ने परमाणु निर्यात नियंत्रण जो सिस्टम है उसको अपनाया है और ये इंश्योर किया है कि उसकी जो भी परमाणु तकनीक है और जो भी उसकी परमाणु सामग्री है उसका जो यूज है वो केवल केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए, पीसफुल पर्पजेस के लिए किया जाए। और भारत ने कई सारे देशों के साथ परमाणु ऊर्जा के पीसफुल यूज के लिए कोऑपरेटिव एग्रीमेंट पर, सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है और जापान जैसे देश शामिल हैं। ठीक, 7वां पॉइंट यहाँ पर है परमाणु नीति में परमाणु कमान और नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु कमान और नियंत्रण के लिए एक बॉडी है, इसका नाम है एनसीए। एनसीए का मतलब होता है नेशनल कमान अथॉरिटी। नेशनल कमान अथॉरिटी या हिंदी में राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण। तो ये जो भारत की राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण है इसका जो लीड है, इसके जो हेड है वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक, और भारत ने अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा और नियंत्रण के लिए मजबूत उपाय भी अपनाए हैं, जिससे ये इंश्योर हो सके कि जो परमाणु हथियार हैं वो केवल उचित अथॉरिटी से ही इस्तेमाल किए जा सके, केवल उचित अथॉरिटी के द्वारा ही उसका इस्तेमाल हो सके। साथ ही साथ 8वां पॉइंट है परमाणु ऊर्जा से संबंधित। परमाणु नीति में परमाणु ऊर्जा से संबंधित, और यहाँ पर ये बात कहता है कि भारत अपनी परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग है वो शांतिपूर्ण उपयोग के लिए करेगा।
भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देगा। भारत में कई परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं और भारत में कंटिन्यूअसली रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा के साथ साथ भारत जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो भारत की जो परमाणु ऊर्जा नीति है या परमाणु नीति है या एटॉमिक पॉलिसी या जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है, रिस्पॉन्सिबल है और सिक्योर है, यानी कि संतुलित, जिम्मेदार और सुरक्षित है। ये जो पॉलिसी है ये नेशनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के साथ साथ जो वैश्विक परमाणु अप्रसार और शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग है, यानी कि पीसफुल एटॉमिक एनर्जी का जो यूज है और ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की बात को है, उसको ये प्रमोट करती है। जो नो फर्स्ट यूज और जो न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता जैसी पॉलिसी इंडिया की है वो ये दर्शाती है कि भारत जो है वो ये जो न्यूक्लियर जो आर्म्स हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, इनका जो उपयोग है वो केवल और केवल सेल्फ डिफेंस के लिए करेगा। ठीक। वही परमाणु निर्यात नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और परमाणु ऊर्जा के जो शांतिपूर्ण उपयोग की जो उसकी बातें हैं वो बताती हैं कि भारत जो है वो इनके माध्यम से जो ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी में अपना योगदान दे रहा है। तो ये जो पूरी चीजें थी इंडो पाक रिलेशन से रिलेटेड थी। इंडो पाक रिलेशन यहाँ पर खत्म होता है। लोग इतना रखते हैं और अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को हम लोग खत्म करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट।